हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा इतना का माध्य का ज्ञात करें। ठीक है, इतना का माध्य का ज्ञात करें। अब देखिए इसमें कितना जो है डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो है, तो 3 3 दोनों से, और चौथा और पांचवा को जोड़ को दो से भाग देंगे। ठीक है, चौथा और पांचवा को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले चौथा और पांचवा देखते हैं कौन सा है। तो सब इसको आरोही क्रम में लेने पर एक एक, उसके बाद देखिए एक के बाद हो जाएगा 2 3, 3 के बाद 4। ठीक है, चौथा और पांचवा, 4 के बाद 5, तो 7+8/2 यानी 15/2 यानी कितना होगा, 7.5। तो यहाँ पे जो 31 का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मान ज्ञात करें। ठीक है, 1+10² माइनस 6² इंटू कॉट। तो यहाँ पे 32 में देखिए तो 1+10² और माइनस 6² इंटू कॉट। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें 1+10 यानी a² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab माइनस में क्या है 6² ठीक है, माइनस 6² और इंटू में क्या है, इंटू में है कॉट। ठीक है, इंटू में क्या है, सॉरी देखिए इसको ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 6² इंटू में कॉट इंटू में क्या है कॉट। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस देखिए 6², यहाँ पे है -6²। ठीक है, क्या है -6²। 1+10² को एक साथ रखिए, माइनस कॉमन, तो यहाँ पे होगा 6²। ठीक है, 6² माइनस का 10²। ठीक है, 10²। देखिए 6² माइनस का क्या हो जाएगा 10² यानी 1+10²। 1+10²। ठीक है, माइनस 1+10², 1+210 यहाँ पे 1+210। ठीक है, माइनस कॉमन कीजिएगा तो 6² माइनस हो जाएगा 10²। ठीक है, 10² 6² माइनस 10² और इंटू कॉट। इंटू में क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। अब देखिए तो 1+210। ठीक है, 210 माइनस 6² थीटा माइनस कॉट 10² थीटा कितना होगा 1। ठीक है, 6² माइनस 10² हो जाएगा 1, इंटू में हो जाएगा कॉट। ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल, तो क्या होगा 210 इंटू कॉट। 210 इंटू कॉट 10 कॉट कैंसिल, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो एक का मान क्या होने वाला है। तो देखिए 2/3 a2 ये क्या है, ये एपी में। ठीक है, क्या है एपी में है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा a-2/3 बराबर 2 - a। ठीक है, चूंकि d बराबर क्या होता है, या फिर t2 - t1 बराबर होता है t3 - t2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इधर आएगा तो क्या होगा 2a बराबर 2 + 2/3। ठीक है, तो देखिए यानी पिछला का 2 गुना जो है दोनों साइड वाले का जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8/3 यानी 2 चौका 8 यानी एक का मान कितना निकल गया 4/3 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है कहता 6.25% वार्षिक
जो है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए x है तो कितना हो जा रहा है 2x, ये है प्रिंसिपल, ये हो जा रहा है अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है समय। तो देखिए ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज हो गया x, 2x में से x गया तो x, तो ब्याज गुने 100, सॉरी ब्याज गुने 100 बट्टा में होगा मूलधन गुने दर 6.25। ठीक है, तो यहाँ से रहिएगा दशमलव, तो 2 जीरो ऊपर में ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 कितना होगा 625, 25 चौका, ठीक, फिर ये 25 16, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए दिया गया, कहता भाज्य इतना है, शेषफल इतना है, भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है। ठीक है, 1/3 के बराबर है तो भाजक ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप भागफल को x मानते हैं, ठीक है, भागफल को यदि आप x मानते हैं तो भाजक क्या है, तो भाजक जो है ये भागफल का 1/3 यानी x/3, क्या है x/3। ठीक है, भाजक, अब भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोर शेष। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा। ठीक है, ये 3 एलसीएम इधर ले लें तो कितना होगा 6600 बराबर होगा x² प्लस 39, 39 x² प्लस 39। ठीक है, x² प्लस 39। अब यहाँ पे देखिए तो x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 39, ये 39 इधर आएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 6561, कितना 6561, तो 6561 यानी x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो x का मान जो निकल जाएगा 6561 यानी कितना 81 का वर्गमूल है ये। ठीक है, कितना 81। ठीक है, 81। अब देखिए एक है तो इकाई स्थान पर एक, या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या नहीं तो 9 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब देखिए इकाई स्थान पर एक जो है 1 के स्क्वायर या नहीं तो 9 के स्क्वायर, दाएं वाले को छोड़ दीजिए। अब देखिए 64 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 के स्क्वायर के, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 रखिए। अब देखिए यहाँ पे 8 लिए हैं तो 8 को एक ज़्यादा 9 से गुना कीजिए, 9 8 कितना होता है 72। अब ये देखिए 65 जो है 72 से बड़ा है या छोटा, 65 जो है 72 से क्या है 65 72 से छोटा है, तो यहाँ पे छोटे वाला मान हो जाएगा यानी 81 इसका वर्गमूल हो जाएगा x का मान। अब हमको निकालना है भाजक, क्या निकालना है भाजक, भाजक है क्या x/3 यानी 81/3 यानी कितना होगा 27, यानी इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट फिर देखिए इतना माइनस इतना बराबर इतना, तो x का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर x जो है कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 2 बराबर में 3। ठीक है, यानी 2 के पावर x इंटू 2 के पावर, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी 12 बराबर कितना 3, 3 चौका 12 यानी 2 के पावर x हो जाएगा 1/4। ठीक है, 2 के पावर x जो है 2 के पावर x हो जाएगा 1/4 यानी ये हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर, तो 2 के पावर x हो जाएगा 2 के पावर -2, क्या होगा 2 के पावर -2 यानी x का मान कितना होगा -2 हो जाएगा, x का मान -2 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर, किसी वृत्त के केंद्र, ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र O, किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR, ठीक है, उसकी एक जीवा जो है, उसकी एक जीवा QR जो है 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो केंद्र पर मान लीजिए एक जीवा है, ये जो है केंद्र पर 130 डिग्री यानी यहाँ 130 डिग्री का कोण जो है बनाती हैं। कहता है Q और R पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए
ये है पी, क्यू और आर, तो ये है क्यू, ये रहा आर, पी पर मिलती हैं तो कहता कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, यानी ये कोण कितना होने वाला है, ये यदि 130 है, हमको पता है कि ये और ये इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, ये 130 है तो ये कितना होगा 50, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के शीर्षों पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए 12 कब होगा, जब 2 6 होगा, या नहीं तो देखिए, या नहीं तो 3 4 होगा, ठीक है, या नहीं तो 4 3 होगा, ठीक है, या नहीं तो 6 और 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे जो है 1 6 भी होगा, सॉरी यहाँ पे 2 6 3 4 4 3 6 2, ठीक है, तो कितना हुआ 1 2 3 4, तो मेरे अनुकूल कुल परिणाम हो गया 4, टोटल परिणाम दो पासे को फेंकिएगा तो 6 के स्क्वायर, यानी 4/36 कट के कितना होगा 1/9, सी ऑप्शन। 38 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, कथा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के वर्तमान जो है प्रमुख कौन है, ठीक है, क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान प्रमुख जो है कौन है, सी ऑप्शन प्रवीण सूद। तो देखिए सॉरी यहाँ पे है कि प्रवीण सूद वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो है वर्तमान प्रमुख तपन कुमार डेका है, ठीक है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा है, ठीक है, रॉ के हैं आपको प्रमुख रवि सिन्हा, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के वर्तमान प्रमुख है तपन कुमार डेका, प्रवीण सूद वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख है, ठीक है। फिर है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं, ठीक है, सदानंद वसंत दाते जो है ये एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी मार्च 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक पीयूष आनंद को बनाया गया, ठीक है। तो मार्च 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक पीयूष आनंद को बनाया गया। नेक्स्ट फिर कहा था वर्ष 2024 का कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए डी ऑप्शन। तो वर्ष 2024 का कलानिधि पुरस्कार से टी.एम. कृष्णा और नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्ण को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि डॉक्टर नीना प्रसाद को 2024 के नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीना प्रसाद जो प्रसिद्ध भारतनाट्यम कृतांगना, ठीक है, नृत्यांगना है डॉक्टर नीना प्रसाद। दिसंबर 2023 में पंडित गणपति भट्टू को, ठीक है, दिसंबर 2023 में जो पंडित गणपति भट्ट को तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कहता है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीती है, तो 41 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 को जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीती है। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आरसीबी टीम की श्रेयंका पाटिल ने सबसे ज़्यादा विकेट लेकर जो पर्पल कैप हासिल की है। इस टूर्नामेंट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के शेफाली वर्मा ने लगाए हैं। दीप्ति शर्मा ने इस टूर्नामेंट में हरफन मौला प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार जीती है। आरसीबी की खिलाड़ी एलिस पेरी ने सर्वाधिक रन बनाकर जो है WPL 2024 में ऑरेंज कप हासिल की है। आरसीबी टीम को WPL 2024 जो है फाइनल मैच जीतने पर 6 करोड़ की पुरस्कार राशि जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट फिर कहा था कि कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीते हैं, 42 का सी 5। तो देखिए 5 भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीते हैं, ठीक है। पहला है जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है, 2024 में जो है ग्रैमी अवार्ड जीते हैं 5 व्यक्ति।
एक तो है आपको तबला वादक जाकिर हुसैन, दूसरा राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, शंकर महादेवन गायक हैं फ्यूजन शक्ति समूह के द्वारा, ठीक है। फिर है कि गणेश राजगोपालन यानी वायलिन वादक हैं, ये दिस मूवमेंट एल्बम के लिए, ठीक है, बेस्ट ग्लोबल, ठीक है। फिर है कि सेल्वा गणेश विनायकराम तबला वादक है, ये म्यूजिक एल्बम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि 2023 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 43 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, प्रो धीरज मोहन बनर्जी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रख्यात वैज्ञानिक जो है धीरज मोहन बनर्जी को 2023 के राष्ट्रीय भूविज्ञान के पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कहता है अप्रैल 2024 में स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 44 का होगा बी दूसरा। तो देखिए, अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत दूसरा स्थान पर है। इस सूची में चीन पहला स्थान पर है। 2022 में भारत में हेपेटाइटिस बी की 2.8 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख मामले दर्ज किए गए थे। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को। नेक्स्ट कहा कि हाल ही में आतंकवाद विरोध पर जो है भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह की आयोजन कहाँ किया गया? 45 का होगा ए अस्ताना, ठीक है। तो हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह का आयोजन अस्ताना में किया गया। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच जो काजिंद सैन्य अभ्यास, ठीक है, ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट कथा, अगस्त 2024 में पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 46 का ए रवांडा, ठीक है। तो अगस्त 2024 में पॉल कागमे को रवांडा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है निकोलस मादुरी बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगस्त 2024 में पॉल कागमे को रवांडा देश का राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट फिर कहता है सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन 1874। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1864 में, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया 1874 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि अरविंद घोष को जो कुशल घुड़सवार नहीं होने के कारण, ठीक है, आईसीएस से हटा दिया गया। 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति को समर्थन देने के कारण आईसीएस से हटाया गया था। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। फिर है कि सिविल सर्विसेज की उम्र 21 से 19 वर्ष करने के विरोध में ऑल इंडिया लेवल का प्रथम विरोध जो है एस एन बनर्जी द्वारा
किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा था प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, जो है माच दायान सभा के लिए विकल्पों में से सही विकल्प पहचानी। तो 48 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी, यह है गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई माजदायान, यह है नौरोजी फुरदोंजी। ठीक है, फुरदोंजी से है। अब देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में जो है एम.जी. रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। प्रार्थना सभा के प्रेरणादायक केशव चंद्र सेन थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे। फिर गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता है। तो देखिए यहाँ पे जो 49 का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता शायर बिस्मिल अजीमाबादी है। कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। 1921 में अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना नाम से देशभक्ति कविता लिखी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के उर्दू कवि थे। राम प्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी की गज़ल को फांसी पर चढ़ते हुए गाए थे। राम प्रसाद बिस्मिल को सहयोगी के साथ काकोरी षड्यंत्र में फांसी दे दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को शायर बिस्मिल अजीमाबादी की उक्ति का राम प्रसाद बिस्मिल ने लोकप्रिय बनाया। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया। कीर्ति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से दी जाती है, यह भी सरदार भगत सिंह की उक्ति है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया नारा है। 50 नंबर देखिए। 50 है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ए ऑप्शन। तो यह है श्यामला दास कॉलेज भावनगर। तो देखिए श्यामला दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी उनकी धर्मपत्नी थी। फिर है कि गांधी जी 1887 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद भावनगर के जो श्यामला दास कॉलेज में प्रवेश लिया। लंदन यूनिवर्सिटी से गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ समय तक वकालत की। 1893 में जो अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के पैरवीकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी 1915 में जो है भारत अस्थायी रूप से रहने आए। 30 जनवरी 1948 में जो है नई दिल्ली में उनकी हत्या की गई। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में उनकी हत्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 में तो 51 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए 1855 में संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू व कान्हू थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो मुर्मू भाई बहनों में की, ठीक है, मुर्मू भाई बहनों ने की, जिनका नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानू। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है दमन एको संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी में जो भगनी, ठीक है,
भगनी डीहा में प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। अगस्त अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा गया। भारत में सबसे हिंसक जनजातीय विद्रोह संथाल विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। संथाल परगना को जिला 1855 ईस्वी में घोषित किया गया था, लेकिन विधिवत कार्य 1856 में किया गया। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में जो विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एस्ली एडन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। संथाल विद्रोह को 1857 के सैनिक विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। कोल विद्रोह 1831 से 32 का क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता बुद्धो भगत था। नेक्स्ट है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन, तो अश्विनी कुमार दत्त। तो देखिए, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधव समिति वर्तमान बांग्लादेश के बरिशाल जिले में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। फिर अश्विनी कुमार दत्त ने भारतीयों को अपना व्यवसाय शुरू करने के मदद के लिए कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना किया था। प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 से संबंधित है। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर के जो सेशन जज डगलस किंग्सफोर्ड का गाड़ी समझकर बम फेंका। भूलवश वकील केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं आत्महत्या कर ली। फिर है वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत स्थापना की थी। नेक्स्ट है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो 53 का होगा सी, नरमपंथी। तो सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथी का नियंत्रण हुआ। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया। ठीक है, सूरत अधिवेशन के बाद। फिर है कि सूरत कांग्रेस विभाग का तत्कालीन कारण जो है अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। इस विभाजन का मूल कारण रणनीति को लेकर था। इस अधिवेशन में उदारवादी ने उग्र विचार वाले नेताओं को जो है बाहर कांग्रेस से कर दिया। ठीक है, सूरत विभाजन के संदर्भ में जो लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन भारत सचिव मार्ले को लिखा था कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में एच.डब्ल्यू. नेविसन जो संवाददाता के रूप में मौजूद थे। उग्र विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष थे। फिर कि उग्र विचार धारा के नेताओं को उदारवादियों की तरह वैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। उग्र विचार के नेताओं आक्रामक जो प्रतिरोध में सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान में विश्वास जो है करता था। उनके लिए स्वराज का अर्थ जो है विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। नेक्स्ट 54 नंबर देखिए, कहता है कि कौन सी जोड़ी सही है? 54 का होगा बी ऑप्शन, सी.आर. दास, देशबंधु। तो देखिए यहाँ पे जो है देशबंधु सी.आर. दास की जोड़ी सही है। देशबंधु सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, जबकि दीनबंधु जो है सी.एफ.
जो है इंड्यूज को कहा जाता है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त थे। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। ठीक है, विलियम बैडबर्न ने 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। ठीक है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। फिर इंडिया हाउस का मुख्यालय ब्रिटिश सरकार के दबाव में लंदन से पेरिस जाना पड़ा। ठीक है, लंदन, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के दबाव में लंदन से पेरिस ले जाना पड़ा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी, यानी बेंगलुरु। तो वायुयान बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु ये वायुयान उद्योग बेंगलुरु में है। ठीक है, कोरबा ये एल्युमिनियम, ठीक है, कोरबा जो है ये एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है, कोरबा। फिर जमशेद जो है लौह इस्पात उद्योग, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग। फिर है मलाज खंड, ये तांबा। ठीक है, तो देखिए बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर लौह इस्पात और मजाल खंड ये तांबा। बेंगलुरु में HAL की स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया। कोरबा में बाल्को की स्थापना रूस की उद्योग से स्थापित किया गया, रूस की सहयोग से स्थापित किया गया। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया। फिर है कि मलाज खंड भारत का सबसे बड़ा जो है तांबा का खान है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग बी ऑप्शन 31। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या लगभग 31% था। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29%। 2011 के जनगणना में सर्वाधिक नगरीकृत आबादी महाराष्ट्र की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जो है राज्य गोवा 62.2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.16%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण जो है 27.81%। नेक्स्ट, कहता सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सी ऑप्शन शिवालिका। तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी शिवालिका पर्वत श्रेणियों का भाग है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला की जो भू आकृतियाँ बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में व्याप्त हैं। शिवालिका पहाड़ी का तीसरा भाग सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी में अपेक्षाकृत युवा तल छठी चट्टानें हैं, जिनमें बलुआ पत्थर और कंकर महत्वपूर्ण हैं। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है तथा औसत जो है चौड़ाई 4 से 6 किलोमीटर है। फिर है कि रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच हरहा घाटी या इन घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटी है। पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर जो है उत्तरी पश्चिमी बिहार पर हिमालय पर्वत की शिवालिका जो श्रेणी का विस्तार है, जो 932 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तार है। शिवालिका श्रेणी की औसत ऊंचाई 250 से 280 मीटर तक है। बिहार के कैमूर के पठार विंध्य कल्प से संबंध है। फिर बिहार के दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश में जो आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि सबसे कम लंबाई वाली नदी
कौन सी? 58 का होगा सी, पुनपुन। तो देखिए सबसे कम लंबाई यानी किलोमीटर में ये नदी जो है पुनपुन की है। फिर है पुनपुन नदी की लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार पलामू से होता है। बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के जो विश्वासपुरम के पास जो है चौतरवा चौर के पास से हुआ है। फिर है बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया से प्रभावित होती हैं। जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती हैं। कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 120 किलोमीटर है। कमला नदी का उद्गम जो है नेपाल के सिंधोलीगढ़ी के निकट जो है महाभारत श्रेणी से होती हैं। यह बिहार में मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 260 किलोमीटर। कोसी नदी नेपाल काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई धाम से निकलती है तथा चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कहता निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है? दंडकारण्य मध्य प्रदेश। देखिए दंडकारण्य मध्य प्रदेश जोड़ी सही नहीं है। दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। दंडकारण्य को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे दंडकारण्य उच्च भूमि, दंडकारण्य घाट कहते हैं तथा दंडकारण्य घाट कहते हैं। दंडकारण्य उच्च भूमि के अंतर्गत बस्तर का पठार तथा पूर्वी घाट के अंतर्गत कालाहांडी का पठार सम्मिलित है। दंडकारण्य पठार से इंद्रावती नदी का उद्गम होती है। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का एक जो है भौतिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 60 कहा था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो यहाँ पे देखिए ई ऑप्शन। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह हैं और कहता एवं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। गोंड जनजाति भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। गोंड, ठीक है, गोंड जो है द्रविड़ परिवार की जनजाति है एवं इनका भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास है। संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति वाला जनजाति है। संथाल जनजाति कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। फिर है कि जनजातियों जनसंख्या में भील के बाद गोंड का स्थान आता है। गोंड के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति संथाल जनजाति है। नेक्स्ट है कहता कि म्यांमार के साथ भारत के जो किन राज्यों की सीमा मिलती हैं? 61 का होगा ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो देखिए म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से जो सीमाएँ मिलती हैं। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है, इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। ठीक है, फिर है कि अराकन योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का पूर्वी मोड़ है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की यदि लंबाई देखिएगा तो बांग्लादेश के साथ जो है यह है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7। ठीक है, राज्य या केंद्र शासित ठीक है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ पे जो है 5 है बांग्लादेश से लगते हुए। और संबंध भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य में हो गया पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबाई, ठीक है, चीन के साथ। और यहाँ पे देखिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ 5, ठीक है। और यहाँ पे संबंध भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का नाम देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चीन से जो लगता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5। पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है 3,323 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है 3,323। और यहाँ भी जो है 5 राज्यों की सीमा लगता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। ठीक है, नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ जो है 1,751 किलोमीटर, 1,751 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ सीमा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर सीमा लगता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 4 राज्यों की सीमा, 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की यदि बात करें तो 699 किलोमीटर, फिर 4 राज्यों से सीमा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर सबसे कम, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और एक राज्य लद्दाख भी। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कहता कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। 62 का सी, यानी बघेलखंड। तो बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड को प्राचीन काल में जो है करुष के नाम से भी जाना जाता है। सूरजपुर जिले के भैंसा गुंडा में, ठीक है, सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्क रेखा जो छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, कहता है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग 63 का ए वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। तो देखिए न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म तीव्रगामी कणिकाओं के रूप में निकलता है। इस सिद्धांत के अनुसार वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश का वेग अधिक होना चाहिए। अपवर्तनांक जो आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया। मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन 64 का ए ऑप्शन ताप बढ़ने के से बढ़ता है। तो देखिए प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन ताप के बढ़ने से बढ़ता है। तापमान तथा सांद्रता के 2 घटक हैं जिन पर किसी लवण के जल अपघटन की मात्रा निर्भर करती है। जल अपघटन की मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा सांद्रता में वृद्धि के साथ घटती है। अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करती हैं। HCl + NaOH NaCl + H2। नेक्स्ट, फिर कहता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन काइटिन की। तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। पौधे के लिए सबसे खतरनाक कवक रस्ट और SMUT है। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट, फिर कहता है ओम के नियम के अनुसार खाली स्थान होता है 66 का ए। ठीक है, तो नियत ताप पर भी समानुपाती आई। तो ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर विभवांतर समानुपाती होता है आई के।
ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है समानुपाती, यानी भी समानुपाती आई, यानी भी समानुपाती होगा आई, यानी भी बराबर होगा आई आर। ठीक है, भी बराबर होगा आई आर, तो आर बराबर होगा भी बट्टा में आई। क्या होगा, भी बट्टा में आई, जहाँ आर के यहाँ प्रतिरोध है, भी कहे तो वोल्ट, आई कहे तो एम्पियर, यानी आर जो है ये हो जाएगा वोल्ट बाय एम्पियर यानी ओम। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, चालक की तार की लंबाई पर। ठीक है, प्रतिरोध जो है चालक की तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार के क्षेत्रफल पर, यानी चालक तार के क्षेत्रफल पर। ठीक है, आर समानुपाती 1/a, तापमान पर भी निर्भर करता है, यानी आर टी। तो देखिए 67 नंबर, देखिए तापमान पर भी जो है ये निर्भर करता है। आर टी बराबर होगा R0 × 1 + अल्फा टी। अल्फा जो है प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। कहता है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, 67 का सी, डीएनए। तो देखिए जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत डीएनए है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत डीएनए है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। डीएनए की रचना जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ठीक है घेरो चेनों द्वारा होती हैं। उसके बाद देखिए डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। गुणसूत्र के आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं डीएनए को। ठीक है, गुणसूत्र को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए का बना होता है। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। 68 नंबर देखिए, कहता है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। 68 का होगा सी, एमाइलेज। तो देखिए एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से 2 स्थानों पर प्रमुखता से होता है। एक तो मुख में टाइलिन एंजाइम द्वारा, छोटी आंत में ठीक है अग्नाशयी एंजाइम द्वारा। ठीक है, फिर है कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड एवं जो है पेप्टोन्स में करता है। फिर है कि लाइपेज द्वारा वसा का पाचन जो वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में होता है। फिर है कि ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड्स में होता है। शर्करा कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। शर्करा जो है कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कहता है कि जीवों का इनमें से कौन सा समूह जो मृत और जो क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल है। 69 का होगा ए, अपघटक। तो देखिए जीवों का अपघटक समूह जो है मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले मुख्य जीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। परितंत्र के घटक 2 होता है, एक होता है अजैविक, दूसरा होता है जैविक। अजैविक जो है 3 भागों में बांटा गया, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आता है। और कार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आता है। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आता है। वहीं जैविक अपघटक ठीक है बायोटिक को जो है 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। उत्पादक में हरे पौधे, उपभोक्ता में जंतु, अपघटक में सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट देखिए कहता है 70 नंबर है, प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। तो 70 का हो जाएगा बी, पेप्सिन। तो देखिए पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में पाचन जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में सहायता करते हैं। लाइपेज एंजाइम मुंह में लिपिड और वसा के पाचन को सक्रिय करता है। फिर है कि न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम ये पेप्सिन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।